हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज की जो क्लास रहेगी वो अपनी पीरियोडिक टेबल की रहेगी। ठीक है, बहुत ही लचीला सा टॉपिक है, अपन 20 मिनट में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपना टाइम न खराब करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो आज पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आपको पता है तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है ना, और उसके सारे जो जो गुणधर्म है उसके बारे में अपन रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपके स्लाइड दे रखी है कि वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो आवर्त सारणी में आपको पता है कि आवर्त सारणी में बेटा किसके वर्गीकरण किया गया है, तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। और वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में 118 एलिमेंट है। ये शुरुआत में इतने नहीं थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट है। तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गए तो उनमें तत्वों का अध्ययन करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। और उसी को ही इजी करने के लिए क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो तत्वों के अध्ययन को व्यवस्थित बनाना, यानी कि उसको व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से सिस्टमेटिकली अपन अध्ययन कर सकें, इसलिए वर्गीकरण किया गया। सेकेंड, अपन कह सकते हैं कि समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में रखकर समय बचाना, कि एक ही समान जैसे गुण जो रखते हैं उनको एक जगह अगर रखेंगे तो अपना समय भी बचेगा। तो पहला तो है व्यवस्थित बनाना, दूसरा है समय बचाना, तीसरा अपन कह सकते हैं कि नए तत्वों की खोज और उनके गुणों की भविष्यवाणी करना। तो सिंपल सा है तीसरा, वर्गीकरण का आवश्यकता क्यों पड़ी कि कुछ ऐसे तत्व जो वर्गीकरण करेंगे तो कुछ अपन क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तत्वों के गुणों में नियमितता को समझना। तो अगर आपसे पूछे कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको यह याद रखना है कि तत्वों के अध्ययन को व्यवस्थित बनाना, उसमें समय बचाना अध्ययन करने के लिए, और भविष्यवाणी करना। और फोर्थ अपन कह सकते हैं कि नियमितता में अरेंजमेंट जो है उसको भी आपको पहचानना। उसके बाद में नेक्स्ट अपना जो है, तो आवर्त सारणी का ये जो वर्गीकरण किया गया, आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया, तो वो उसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, उनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। तो प्रारंभिक प्रयास जो अर्ली अटेम्प्ट किसने किया था, सबसे पहले आया था बेटा प्राउट। कौन सा साइंटिस्ट आया था, प्राउट। प्राउट ने क्या कहा, प्राउट ने यह कहा कि जितने भी तत्व हैं वो सभी तत्व किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, तो प्राउट ने अपनी स्टेटमेंट ये दी कि सभी तत्व जो है वो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट जो अर्ली जो अटेम्प्ट था ना, वो सबसे पहले प्राउट ने बताया था। ठीक है ना, उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ये फेल क्यों हो गया। तो क्लोरीन जो होता है उसकी डिस्कवरी जैसे हुई तो ये फेल हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, 1 होता है। तो ये कहता है कि सभी तत्वों के जो भी परमाणु क्रमांक और जो परमाणु भार है यानी कि द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है, पूर्णांक होती है। क्या होती है, पूर्णांक। लेकिन आपको पता है कि क्लोरीन का तो कितना होता है, 35.5 होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये प्राउट जो परिकल्पना है वो क्या होगी, फेल होगी। उसके बाद में आता है डोबेराइनर। डोबेराइनर ने भी तत्वों के क्लासिफिकेशन किया और क्लासिफिकेशन करने के बाद में उसने नियम दिया। नियम को बोलते हैं ट्रेड नियम यानी कि त्रिक नियम। कौन सा नियम दिया, त्रिक नियम। ठीक है ना, त्रिक नियम का मतलब क्या होता है, त्रिक का मतलब होता है 3 तत्वों का समूह। त्रिक का मतलब क्या होता है, 3 तत्वों का समूह होता है। ठीक है, उसमें यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेड है वो ट्रेड 3 तत्वों के जो समूह होता है उनके सभी गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। गुण क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। ठीक है, फिर आगे अगला नेक्स्ट कौन सा आया था, न्यूलैंड। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम यानी कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया। उसके बाद में कौन सा आया, उसके बाद में आया था बेटा चेनको राइट्स। कौन सा आया था, चेनको राइट्स। ठीक है ना, में नेक्स्ट जो आया था वो आया था बेटा लोथरमेयर। कौन सा साइंटिस्ट था, लोथरमेयर। उसके बाद में कौन सा था, मैनलिफ। ठीक है ना, मैनलिफ। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आया था मोजले। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आया था बोरबरी। इसके अलावा कह सकते हैं रेमसे। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट थे जो पीरियोडिक टेबल्स के में तत्वों के क्लासिफिकेशन से संबंधित है। तो सबसे पहला प्राउट, फिर डोबेराइनर, फिर न्यूलैंड, फिर चेनकोराइड्स, लोथरमेयर, मैनलिफ, मोजले और
परी। ओके, नेक्स्ट में अपन पढ़ते हैं सबसे पहले डोबेराइनर के ट्रिक। तो डोबेराइनर के ट्रिक में आपको यह पता होना चाहिए कि ट्रिक नियम किसने दिया, तो डोबेराइनर ने दिया। उसके बाद में आपको ये 1817 में जर्मन वैज्ञानिक था ये, ठीक है ना। डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को तीन तीन के समूह में क्या किया, व्यवस्थित किया। कार से किया कि जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन फर्स्ट ए और सी का जो परमाणु भार है वो दोनों का जो टोटल है वो बीच वाले तत्व यानी कि बी के परमाणु भार के क्या होता है, इक्वल होता है, उसके औसत के इक्वल होता है। कैसे किया, जैसे एग्जांपल उसने लिया कि लिथियम है, उसके बाद में सोडियम है और पोटेशियम है। अब आपको यह पता है कि लिथियम का कितना होता है बेटा, 3, 7, 11, इसके अलावा 23, फिर 19 और 39, ठीक है। अब इसने कहा कि तीन तत्व इस प्रकार से लो कि फर्स्ट और थर्ड जो है उनका जो एटॉमिक मास है वो उनका योग और उसके योग का औसत जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो बीच वाले एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये इक्वल आता है, बीच वाले तत्व के सेम आता है परमाणु भार के, तो इसका मतलब वो क्या होंगे, ट्रेड होंगे, ट्रिक होंगे, और तीन तत्वों का समूह बन गया और इन तीनों तत्वों का जो भी रासायनिक गुण भौतिक गुण जो है वो क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से सेम हो जाएंगे, रासायनिक गुणों के समानता होती है इनमें, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि मध्य तत्व का परमाणु भार शेष दो तत्वों के परमाणु भार का क्या होता है, औसत होता है। यानी कि W1 और W3 का जो टोटल है और उसका एवरेज है वो बीच वाले यानी कि मध्य वाले यानी कि W2 के क्या होता है, इक्वल होता है। एग्जाम्पल जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके अलावा उसने क्या बताया था, फ्लोरीन, उसके बाद में उसने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए बताया था, ठीक है ना। और फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। यानी कहने का मीन यह है कि डोबेराइनर केवल तीन ही ट्रेड बता पाया, यानी कि 9 तत्वों का ही क्या कर पाया, ये वर्गीकरण कर पाया, ठीक है ना, 9 तत्वों का वर्गीकरण कर पाया। ओके, तो बेटा जी आपको यह ध्यान में रखना है कि डोबेराइनर ने ट्रिक नियम दिया, तीन तत्वों का समूह होता है, तीनों तत्वों के समूह को ट्रेड कहते हैं, ट्रेड का जो रासायनिक गुण है वो समान होता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये केवल 9 तत्वों का ही क्लासिफिकेशन कर पाया, उसके बाद में इसने कोई ट्रेड नहीं बताए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम क्या है, अष्टक नियम किस पे डिपेंड है, तो याद रखना न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा, यानी कि उनका परमाणु भार भी तत्व थे उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा, और उसमें बताया, क्या बताया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के क्या थे, समान थे। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये फर्स्ट है, जैसे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, तो ये 7 जो एलिमेंट है मैंने इसमें बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा, और उसके बाद में जो 8वां तत्व मैंने रखा वो 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों में क्या आता है, समानता दर्शाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, अष्टक नियम दिया गया, ठीक है ना। इसकी संगीत के अष्टक स्वर से की गई है, जैसे सारे गामा पादा नीसा ऐसा, ठीक है। इसकी सीमा क्या है, सीमा यह है कि यह केवल कैल्शियम तक ही प्रभावित था। कैल्शियम मतलब कैल्शियम जो है वो परमाणु क्रमांक 20 तक ही प्रभावित है, परमाणु भार यानी कि 40 तक ही है। और इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं केवल ये हल्के तत्वों पर ही लागू होता है। किस पे लागू होता है ये बेटा, हल्के तत्वों पर ही लागू होता है, भारी तत्वों पर ये नियम लागू नहीं होता। ओके, उसके बाद में जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं इसमें, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया, मान लो यहां से लिथियम, लिथियम के बाद में क्या आता है, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद में आता है नियोन। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि नियोन की डिस्कवरी उस टाइम में नहीं हुई थी, ठीक है ना। नियोन के बाद में क्या आएगा, फिर सोडियम। तो अपन कह सकते हैं कि लिथियम और सोडियम के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस प्रकार से ये 8 तत्वों को संगीत के स्वर के अकॉर्डिंग उसने व्यवस्थित किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, और नोबल गैसों की खोज के बाद यह नियम क्या हो गया, एसफल हो गया। न्यूलैंड के टाइम ये नोबल गैस नहीं थी, इसलिए ये उसने ये कह दिया कि ये 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों में क्या आता है, समानता दर्शाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ये अक्रिय गैस की खोज हुई ये क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा अपना लोथमेयर का वक्र, ठीक है ना। लोथमेयर जो कर्व है वो
इस लोथरमेयर साहब ने क्या किया कि एक ग्राफ प्लॉट किया, वक्र प्लॉट किया इस तरीके से, और वो वक्र किस किस के बीच में किया? लोथरमेयर ने परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच एक वक्र खींचा। किस किस के बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, यानी कि ये एटॉमिक वॉल्यूम है और एटॉमिक मास, उसने वक्र प्लॉट किया और वो वक्र से आया, वो वक्र है बेटा इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसमें 4 पोजीशन होती है, वो पोजीशन कौन कौन सी है उसको अपन पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला आता है शिखर, यानी कि पीक। ये जो पीक होता है, ये वाला, ये जो पीक है, इसमें कौन से तत्व रखे गए? प्रबल, धन, वैद्युति, क्षार धातुएं। अब क्षार धातुएं यानी कि वर्ग संख्या फर्स्ट हो गई। वर्ग कौन सा हो गया? ये फर्स्ट हो गया। कौन कौन से तत्व होते हैं इसमें? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी कि यहां पे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलता रहता है। तो शिखर पे आपको पता होना चाहिए कौन से तत्व होते हैं, क्षार धातु। नेक्स्ट अपना अगला है उतरते हुए भाग। उतरते हुए भाग का मतलब क्या होता है? अवरोही भाग, डिसेंडिंग। कौन सा ऑर्डर होता है? डिसेंडिंग, ठीक है ना। इसमें कौन से तत्व रहते हैं? क्षार मृदा धातु। अब क्षार मृदा धातु में कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो उतरते हुए भाग का मतलब ये वाला भाग, यहां पे इस तरीके से, ये जो उतरता हुआ भाग है इस तरीके से, इनमें कौन से तत्व उपस्थित हैं? क्षार मृदा धातु। फिर आता है बेटा अगला नेक्स्ट अपने जैसे चढ़ते हुए भाग, यानी कि आरोही भाग, एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर पे कौन से तत्व रहेंगे? हेलोजन तत्व, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो वक्र के बढ़ते हुए भाग पर यानी कि आरोही भाग पर कौन से पार्टिकल, कौन से तत्व होते हैं? तो उसमें आपको हेलोजन तत्व, जैसे बढ़ता हुआ भाग ये रहा इस तरीके से, इसमें ये बढ़ता हुआ भाग है, तो इसमें आपको कौन से तत्व रहेंगे? इसमें हेलोजन तत्व रहेंगे। उसके बाद में आता है एक निमंतम, निमंतम भाग बॉटम में। बॉटम में कौन से रहेंगे? तो याद रखना संक्रमण तत्व। कौन से रहेंगे इसमें? संक्रमण तत्व, यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सारे तत्व इसी में रहते हैं, संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। यानी कि ये जो बॉटम है, ये बॉटम पार्ट इस तरीके से, ये बॉटम पार्ट है, उसमें कौन से तत्व रहेंगे? आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट रहेंगे। तो सिंपल सा है, मेरे ने परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में वक्र प्लॉट किया और उसमें 4 पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, एक पीक, एक अवरोही भाग और एक आरोही और एक निमंतम भाग। चारों में आपको कौन कौन से एलिमेंट है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, तो सबसे जो प्रथम सफलतम वैज्ञानिक था आवर्त सारणी में, अपन अगर बात करें कि तत्वों के वर्गीकरण में सबसे सफलतम वैज्ञानिक, प्रथम सफलतम वैज्ञानिक जो है, सक्सेस जिसको मिली, वो कौन है बेटा? आपका मेंडलीफ। कौन है बेटा? मेंडलीफ, ठीक है ना। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये 1869 में दमित्री मेंडलीफ ने अपना प्रसिद्ध आवर्त नियम प्रतिपादित किया। तो इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए एक नियम दिया और इस नियम को बोलते हैं मेंडलीफ का आवर्त नियम। याद रखना, मेंडलीफ साहब ही ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे साइंटिस्ट थे जिसने क्या किया कि उस समय, उनके समय जो ज्ञात तत्व थे, उन सभी तत्वों को उन्होंने क्या कर लिया? क्लासिफाई कर लिया। लगभग 63 ऐसे थे जो उस टाइम क्या थे? ज्ञात थे, और 63 एलिमेंट को उन्होंने क्या किया? आवर्त सारणी में क्लासिफाई कर दिया। तो याद रखना, यही ऐसे सबसे सफल वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले आवर्त और वर्ग की अवधारणा दी थी। आवर्त और वर्ग की अवधारणा देने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो मेंडलीफ साहब थे। मेंडलीफ साहब ने यह कहा कि जो क्षैतिज लाइनें होती है वो तो होते हैं आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती है बेटा वो क्या होती है? वर्ग होते हैं, ठीक है ना। ये किसने बताया? तो मेंडलीफ साहब ने ही बताया, ठीक है। तो उन्होंने एक आवर्त नियम दिया। वो आवर्त नियम क्या कहता है? वो आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के होते हैं बेटा? आवर्ती फलन होते हैं। कि जैसे जैसे किसी तत्व का परमाणु भार बढ़ेगा तो उनके जो गुण है, रासायनिक और भौतिक गुण, वो भी क्या होते जाएंगे? परिवर्तित होते जाएंगे। यानी कि परमाणु भार जैसे चेंज होगा वैसे ही उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होते जाएंगे? चेंज होते जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी है वो कौन से
किस सिद्धांत पे या किस नियम पर निर्भर करता है? तो परमाणु भार पे, यानी कि जो आवर्त नियम है वो किस पे डिपेंड करता है? परमाणु भार पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने उस समय ज्ञात 63 तत्वों को व्यवस्थित किया और भविष्य के तत्वों के लिए खाली स्थान भी छोड़ दिए थे। तो 63 तत्व ज्ञात थे, 63, और सभी तत्वों को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया था। फिर मेंडलीफ की उपलब्धियां क्या है? तो पहली उपलब्धि तो यही है कि 63 तत्व ज्ञात थे और उन्हीं को क्या कर दिया? उन्होंने व्यवस्थित कर दिया और व्यवस्थित अध्ययन किया। अध्ययन को सरल और क्या बना दिया? सुगम बना दिया। कैसे बना दिया? कि तत्वों को आवर्त और वर्ग में क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि व्यवस्थित अध्ययन के लिए 63 तत्वों को क्या कर दिया? पूरा कंप्लीट कर दिया। ये प्रथम प्रयास, प्रथम सफल वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? प्रथम सफल वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए उपलब्धियों में। दूसरा, नए तत्वों की क्या कर दी? उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। नए तत्व कौन कौन से थे? तो पहला है जैसे स्कैंडियम, उसके बाद में गैलियम, और फिर क्या है? जर्मेनियम, और फिर टेक्नेशियम। इसके लिए उन्होंने क्या नाम रखा? एका बोरोन। क्या नाम रखा उन्होंने? एका बोरोन। इसके लिए उन्होंने रखा एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम। उसके बाद में जर्मेनियम के क्या रखा बेटा? एका सिलिकॉन। ठीक है ना। और इन्होंने टेक्नेशियम के लिए क्या रखा? एका मैग्नीज, एका मैग्नीज। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने पानी भी कर दी। क्या उपलब्धि है इनकी? कि भार में सुधार भी किया, कि जैसे बेरिलियम और गोल्ड जैसे तत्वों के परमाणु भार क्या थे? सही नहीं थे, तो ठीक कर दिया। किसके आधार पर किया? की बात के आधार पर कैलकुलेट किया। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि 7 वर्गों को, यानी कि वर्ग को रोमन संख्या में प्रदर्शित किया। किस में प्रदर्शित किया? रोमन संख्या में प्रदर्शित किया था। ठीक है ना। और वर्गों को फिर उपवर्ग में बांट दिया। किस में बांट दिया था? उपवर्ग में। उपवर्ग यानी कि सबवर्ग में बांट दिया। सब ग्रुप में कौन कौन सा? ए और बी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब क्या थी? उपलब्धियां थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मेंडलीफ की सारणी की सीमाएं, कि मेंडलीफ साहब की जो सीमाएं क्या थी इस आवर्त सारणी, इतनी उपलब्धियों के बावजूद भी उनमें कुछ कमी रह गई थी। वो कमी क्या रही थी? सबसे पहले हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में। ठीक है ना। हाइड्रोजन की स्थिति को नहीं बता पाए कि उनको अपन पहले वर्ग में रखें, यानी कि क्षार धातु के साथ रखें या हेलोजन किसके साथ रखें, तो दोनों के साथ रखा जा सकता था हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन की स्थिति के बारे में ये नहीं बता पाए। दूसरा, समस्थानिकों के स्थान के बारे में भी ये नहीं बता पाए कि समस्थानिक को अलग स्थान देना चाहिए या उसी में आएगा, क्योंकि इनकी आवर्त सारणी है वो किस पे डिपेंड? परमाणु भार पे। तो जो परमाणु भार अलग होने पर भी इनको क्या रख दिया गया? एक ही स्थान पर रख दिया गया, तो वो ऐसा संभव नहीं था। उसके बाद में भार का गलत क्रम, जैसे आर्गन और पोटेशियम है, तो आर्गन का परमाणु भार ज्यादा होता है और पोटेशियम का क्या होता है? कम। तो इसके अकॉर्डिंग तो पोटेशियम को पहले आना चाहिए, आर्गन को बाद में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्गन तो 18 पे आता है, पोटेशियम 19 पे आता है, तो यहां पे उन्होंने गलती कर दी। ठीक है ना। फिर लास्ट क्या रहा? असमान गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर रख दिया। कैसे? कि जो क्षार धातु थी, क्षार धातु यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरीके से जो क्षार धातु थी इन्हीं के साथ ही क्या रख दिया गया? कॉइन्स मेटल, सिक्का धातुएं। सिक्का धातुएं कौन सी होती है? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है ना। इनको इन्हीं स्थान साथ में रख दिया, यानी कि ये ए ग्रुप में है तो ये भी ए ग्रुप में है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ सीमाएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आता है बेटा आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है ना। आधुनिक आवर्त नियम, या इसको अपन आधुनिक आवर्त सारणी भी कह सकते हैं, कि आधुनिक आवर्त सारणी के लिए आधुनिक आवर्त नियम दिया गया। वो किसने दिया? हेनरी मोजले ने दिया। ठीक है ना। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? हेनरी मोजले ने। और इन्होंने सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण जो है वो क्या होता है? परमाणु संख्या, न कि परमाणु भार। तो आपको ये ध्यान में रखना है बेटा कि जो आपका है वो मुख्य आधारभूत गुण नहीं है। तो मेंडलीफ ने यहीं पे गलती कर दी थी कि मेंडलीफ साहब ने ये कहा कि मुख्य जो आधार है भौतिक और रासायनिक गुणों का वो परमाणु भार है, लेकिन मोजले ने उनको चेंज करके और परमाणु भार की जगह क्या रख दिया? परमाणु संख्या। ठीक है ना। और इस नियम के अनुसार क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है? आधुनिक आवर्त नियम कहता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है ना।
कि परमाणु क्रमांक जैसे जैसे परिवर्तित होगा उसके भौतिक और रासायनिक गुण भी क्या होते जाएंगे बेटा, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो मोजले लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था कि मोजले ने ही सबसे पहले परमाणु क्रमांक के बारे में बताया था, और किस प्रकार बताया था, तो इन्होंने एक्सरे स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया और एक समीकरण दी थी, यानी कि समीकरण से कैसे कैलकुलेट किया कि जो एक्स किरणों की जो आवृत्ति है वो परमाणु क्रमांक की क्या होता है बेटा, समानुपाती होता है, और इस समानुपाती साइन को हटाएंगे तो इस तरीके से अपन जो समीकरण प्राप्त होती है उसको बोलते हैं मोजले समीकरण। क्या कहा जाता है इसको, मोजले समीकरण। न्यू का मीन आवृत्ति और जेड का मतलब क्रमांक। तो और परमाणु क्रमांक आपको पता है जेड से प्रदर्शित करते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, ये बराबर होता है, और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी क्या होता है, ये बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आधुनिक आवर्त नियम को किसने बताया, हेनरी मोजले ने। ठीक है ना, उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप, तो याद रखना मोजले की आवर्त जो सारणी थी उसी के आधार पे कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने उसी का दीर्घ रूप दे दिया, लॉन्ग फॉर्म दे दी उसी पीरियोडिक टेबल की। और वो कौन कौन से वैज्ञानिक थे, तो आपको पहले पता होना चाहिए, एक तो बोर था, उन्हीं का सहयोगी था बरी, उसके बाद में रेमसे नामक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने भी क्या किया, इस आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप को प्रतिपादित किया। और की आवर्त सारणी भी कहा जाता है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तो सिंपल सा है क्वेश्चन यहां पे ऐसे पुटअप होता है कि आपकी जो मेनलिफ की आवर्त सारणी है वो तो किस पे डिपेंड थी बेटा, वो तो थी परमाणु भार पे। मोजले की आवर्त सारणी है वो किस पे डिपेंड थी, परमाणु क्रमांक पे। और आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और ये अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आपको बोल सकता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसके आधार पे थी, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पे। ठीक है, अब इस आधुनिक आवर्त सारणी के दीर्घ स्वरूप में क्या क्या है, तो आपको पता है कि इसको ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। पहला तो ये है एस ब्लॉक, फिर यहां से लेके यहां तक है डी ब्लॉक। ठीक है ना, उसके बाद में आया था पी ब्लॉक, उसके बाद में जो नीचे आवर्त सारणी के नीचे की साइड में आपको ये दिख रहा है इसको बोलते हैं ए ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लॉक में डिवाइड किया गया, 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक। ओके, और इसमें कितने आवर्त होते हैं, जैसे ये फर्स्ट आवर्त है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, तो 7 आवर्त होते हैं। जो 36 पंक्तियां आपको दिखाई दे रही है, 18 वर्ग होते हैं जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, तत्वों को किसके रूप में रखा गया, ये परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया। समान विन्यास वाले तत्व एक ही वर्ग में आते हैं, जैसे ये जो आपको ये पहला वर्ग दिख रहा है, इस पहले वर्ग के सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सबका सेम है, और सबका सेम है इसका मतलब इनके सभी के रासायनिक गुण भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में जो आवर्त थे 7 आवर्त, पिछले साल भी इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछा गया था। 7 आवर्त कौन कौन से, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7। अब इनके नाम पूछे गए हैं कि इसका नाम क्या है, तो पहले आवर्त का जो नाम होता है वो क्या होता है बेटा, अति लघु आवर्त। क्या नाम होता है इसका, अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे आवर्त का नाम क्या होता है बेटा, लघु आवर्त। और चौथे और पांचवें आवर्त का नाम क्या होता है, दीर्घ आवर्त। और छठे का नाम क्या होता है, अति दीर्घ आवर्त। 7वें का नाम क्या होता है, अपूर्ण आवर्त। और आजकल अगर ये आपको अपूर्ण आवर्त नहीं मिले तो इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, अति दीर्घ आवर्त। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, अति दीर्घ आवर्त वाले ऑप्शन में नहीं हो, तो यहां पे ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, दीर्घतम, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, लार्जेस्ट, ये तो लार्ज हो गया और ये लार्जेस्ट हो गया। ठीक है ना, तो दीर्घतम आवर्त भी कहा जा सकता है इसमें। अब एग्जाम में पिछली बार 5वें आवर्त के लिए पूछा गया था कि 5वें आवर्त को क्या कहा जाता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, दीर्घ आवर्त को बोलते हैं, इसको लार्ज आवर्त भी कहते हैं। अब इसमें तत्वों की संख्या कौन कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले आवर्त में 2 होते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरे और तीसरे में कौन कितने तत्व होते हैं, 8। और चौथे और पांचवें में 18। और छठे आवर्त में कितने, 32। और 7वें आवर्त में भी कितने हैं, 32। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको तत्वों की संख्या भी पता होनी चाहिए। और पहले आवर्त का मतलब क्या होता है, पहले आवर्त में पहला कोष, दूसरे आवर्त में दूसरा, तीसरे आवर्त में तीसरा कोष। और पहले कोष को अपन नाम क्या देते हैं, के, दूसरे को क्या बोलते हैं, एल, तीसरे को एम, फोर्थ को क्या कहेंगे, एन, फिफ्थ को ओ, फिर 6 के लिए पी और 7 के लिए क्या होता है, क्यू। तो इस तरीके से कोष भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें
तो वर्ग की विशेषताएं, तो आपको पता है कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, और 18 वर्ग में जैसे पहले वर्ग का जो नाम है वो होता है क्षार धातु, और पहला वर्ग कौन से ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में, ठीक है ना। तो क्षार धातुएं हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? NS1। सेकंड वर्ग यानी कि ये भी कौन से वर्ग में आता है? कौन से ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में, और इसको क्या नाम देते हैं बेटा? क्षार मर्दा धातु, एल्केलाइन अर्थ मेटल, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? NS2। फिर आता है वर्ग 17, यानी कि इसको क्या कहते हैं? हेलोजन। हेलोजन का मतलब क्या होता है? लवण निर्माण। क्या बोलते हैं इसको? लवण निर्माण। और इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है? NS2NP5। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो 18वें वर्ग में इनको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, अक्रिय गैस, नोबल गैस भी कहते हैं इसको। इसके अलावा इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, जीरो वर्ग। इसके अलावा इसको एरोजन भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? एरोजन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS2NP6। उसके आपको ये वर्ग 15 के लिए भी आपको पता होना चाहिए, इसको अपन नाम देते हैं बेटा निकोजन। क्या बोलते हैं इसको? निकोजन, ठीक है ना। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2NP3। फिर आता है वर्ग 16, वर्ग 16, इसको अपन नाम क्या देते हैं? चेलकोजन। क्या कहा जाता है इसको? चेलकोजन, चेलकोजन। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अपन देखें तो NS2NP4 होता है। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि निकोजन का मतलब होता है दम घोटने वाली गैसें, दम घोटने वाली गैसें, दम घोटने वाली गैस, ठीक है ना। और इसके बाद में अगर आपको पता हो चेलकोजन, तो चेलकोजन का मतलब होता है एस्क निर्माण, एस्क निर्माण, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी वर्गों के नाम आपको वैसे पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट वर्ग है। पहले वर्ग का नाम क्या है? क्षार धातु, मृदा धातु। वर्ग 17 का इलोजन, और वर्ग 18 का उत्कृष्ट गैस, वर्ग 15 का निकोजन, और वर्ग 16 का चेलकोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन वर्गों के नाम और प्लस इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। फिर सबसे पहले एस ब्लॉक के तत्व। अब एस ब्लॉक में आपको, एस ब्लॉक में सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक कहते किसके हैं? तो जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाए? एस कक्षक में प्रवेश करे, उसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। इसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 शामिल होते हैं। सामान्य विन्यास जो होता है वो क्या होता है? NS122 होता है। अत्यंत क्रियाशील है और मृदु धातुएं हैं, और ये क्रियाशील होने के कारण इनको किस में रखा जाता है? अक्रिय जो विलायक होते हैं, यानी कि केरोसिन के तेल में रखा जाता है इसको, ठीक है ना, केरोसिन, या फिर अपन बोल सकते हैं पेट्रोल, या फिर कह सकते हैं बेंजीन, ठीक है, उनके अंदर रखा जाता है। ये मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये सभी क्या होती है? धात्विक प्रकृति के होते हैं, ये धातु होते हैं, और धातुओं का काम क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन को त्यागना, ठीक है। उसके बाद में इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेरेंशियम, और ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन की स्थिति फिक्स नहीं है, इसलिए अपन इसको इसमें इंक्लूड नहीं करते। इसके अलावा बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, स्ट्रोंशियम आ गया, बेरियम आ गया, और रेडियम आ गया। तो ये इतने तत्व हैं वो एस ब्लॉक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक किसको कहेंगे? तो जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाए? पी कक्षक में प्रवेश करता है। सामान्य विन्यास जो है वो क्या होता है? NS2NP126। इसमें धातु और अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इन्हें प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पी ब्लॉक के तत्वों को तो क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि। लेकिन एस और पी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? नॉर्मल एलिमेंट, सामान्य तत्व। क्या कहा जाता है इनको? सामान्य तत्व, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो सारे सारे प्रतिनिधि तत्व कहलाते हैं, और एस के साथ अगर अपन बात करें तो उन सभी को क्या बोलते हैं? मुख्य समूह तत्व या सामान्य तत्व कहते हैं। उसके बाद में डी ब्लॉक तत्व आता है, संक्रमण तत्व, और संक्रमण तत्व कहते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं कि ये एस और पी ब्लॉक के मध्य आते हैं, ठीक है ना। दूसरा अपन कहते हैं कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनको क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है।
और वर्ग क्या होते हैं 3 से 12 के बीच में है। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भरा जाता है n-1 d कोष में भरा जाता है। सामान्य विन्यास अगर देखें तो n-1 d1 to 10 और ns1 to 2 ये सभी धातुएं होती है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, रंगीन आयन बनाती है, जटिल यौगिक बनाते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता की जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें बेटा तो अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट और इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इन्हें आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों में रखा गया है, एक होता है लेंथेनॉइड और एक होता है एक्टिनॉइड, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका 58 से लेके 71 के बीच में और इनका होता है 90 से 103 के बीच। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेंथेनॉइड का प्रथम तत्व कौन सा है, सीरियम, अंतिम क्या है लुटेशियम। ऐसे ही एक्टिनॉइड का प्रथम थोरियम और लॉरेंशियम, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ ब्लॉक में जो लेंथेनॉइड है उसको अपन नाम क्या देते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है, ठीक है ना, रेयर अर्थ मेटल। उसके बाद में उसको क्या कहा जाता है, एक्टिनॉइड को रेडियोधर्मी तत्व कहते हैं, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो होता है n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2, ठीक है। उसके बाद में बेटा जी अगला जो है वो है periodicity, आवर्तिता, ठीक है ना, कि वर्ग और आवर्त में जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो किस प्रकार से घटती है किस प्रकार से बढ़ती है, तो ध्यान में रखना। परमाणु त्रिज्या का मतलब होता है जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, कोष होते हैं, इस कोष के मध्य की जो दूरी है उसी को क्या नाम देते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। तो आवर्त में प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ने के कारण त्रिज्या क्या होती है, घटती है। क्वेश्चन पूछ रहे कि आवर्त में त्रिज्या क्यों घटती है, तो प्रभावी नाभिक आवेश है वो क्या होता है, बढ़ता है। वर्ग में नए कोष जुड़ने के कारण परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो वर्ग में क्या कारण होता है, तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि। अब आपको यह पूछ ले कि परमाणु त्रिज्या कितने प्रकार की है, उसका क्रम क्या है, तो सिंपल से है कि आपको सबसे ज्यादा है वांडरवाल त्रिज्या, फिर है धात्विक त्रिज्या और सबसे कम होती है कोवलेंट रेडियस। वांडरवाल रेडियस, फिर है मेटेलिक रेडियस और फिर है आपकी कोवलेंट रेडियस, ठीक है। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इससे रिलेटेड। उसके बाद में आता है बेटा आयनन ऊर्जा। सिंपल से है कि कोई भी विलगित परमाणु है, विलगित, विलगित का मतलब होता है बेटा जी सिंगल, ठीक है ना। विलगित परमाणु गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को ही अपन नाम क्या देते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। किसी भी विलगित होना चाहिए, गैस या होना चाहिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो जो ऊर्जा निकलेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ऊर्जा या आयनन ऊर्जा कहलाएगी। अब आयनन ऊर्जा जो है वो हमेशा ज्यादातर क्या होती है, अवशोषित होती है, यानी कि इसके लिए डेल एच की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है बेटा, ठीक है ना। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद में आवर्त में किस प्रकार से ये क्या होता है, आकार घटने पर ये बढ़ती है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज की क्या होता है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो साइज जिसका बढ़ेगा आयनन ऊर्जा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वर्ग में तो क्या होती है, घटती है और आवर्त में बढ़ती है। और जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित है उनकी आयनन ऊर्जा क्या रहती है, हमेशा उच्च रहती है, क्योंकि ये स्टेबल विन्यास है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसको ये इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं, एफिनिटी। इसमें भी क्या होता है, विलगित, विलगित होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर या अपन कह सकते हैं ग्रहण करने पर जो उत्सर्जित या अवशोषित होती है उसी को अपन नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। याद रखना इसके लिए डेल एच का मान नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का मतलब है अवशोषण और इसमें बेटा जी इसमें क्या होता है, उत्सर्जन। इस तरीके से उत्सर्जन और अवशोषण, पॉजिटिव होगा तो अवशोषण और नेगेटिव होगा तो उत्सर्जन। याद रखना पहला जो इलेक्ट्रॉन अगर अपन इसमें ऐड करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना इसमें जो डेल एच ईजी है वो हमेशा क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। और सेकंड के बाद में, सेकंड इलेक्ट्रॉन के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनके लिए क्या होती है, डेल एच ईजी पॉजिटिव होती है।
तो पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे तो हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, उत्सर्जित होगी, और सेकेंड के बाद में क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उदासीन नहीं रहा, वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से नेगेटिविटी आ गई, कहने का मतलब उसमें ऋणात्मक गुण ज्यादा हो गए, और ऋणात्मक में अगर इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और दूसरा, तो आपस में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो अवशोषण हो जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, हेलोजन के लिए डेल एच ई जी सबसे ज्यादा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मतलब जितना डेल एच ई जी ऋणात्मक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या होंगे, ग्रहण होंगे। उत्कृष्ट गैसें इसके लिए डेल एच ई जी क्या होते हैं, धनात्मक, और आवर्त में अधिक ऋणात्मक होती जाती है और वर्ग में कम ऋणात्मक होती जाती है। तो सिंपल सा है, आप ध्यान में रखना, एक तो अक्रिय गैस, एक निकोजन, और एक आपकी क्षार मर्दा धातु, ठीक है, क्षार मर्दा धातु। इन सभी के लिए डेल एच ई जी जो होता है वो क्या होता है, लगभग 0 होता है, ठीक है ना, 0 होता है, इसका मतलब धनात्मक है एक प्रकार से, ठीक है। और केवल ऋणात्मक मान सबसे ज्यादा किसका होता है, हेलोजन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। याद रखना पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा जो विद्युत ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो किसकी होती है बेटा, क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें वैद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल से ए और बी है, इनके बीच में ये बॉन्ड है, बॉन्ड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को अपन नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, और वर्ग में क्या होती है बेटा, घटती है। याद रखना सर्वाधिक जो वैद्युत ऋणता है वो किसकी है, फ्लोरीन की है, और कितनी वैल्यू होती है इसका, 4 होती है इसकी, ठीक है ना। पॉलिंग मापक्रम, यानी कि याद रखना वैद्युत ऋणता पॉलिंग मापक्रम से माप सकते हैं, पॉलिंग और दूसरा मूल्यांकन, ठीक है ना, मूल्यांकन, इनसे मापा जा सकता है। और इस पॉलिंग मापक्रम पर फ्लोरीन की जो वैद्युत ऋणता है वो कितनी आती है, 4 आती है बेटा, ठीक है। याद रख लेना फ्लोरीन, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। जैसे अगर अपन बात करें कि फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5, इसमें 3, इसमें आपकी लगभग 3 रहती है, नाइट्रोजन की थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको 2.8 किसके लिए होती है, आयोडीन, ठीक है, 2.8 ब्रोमीन के लिए और 2.5 आयोडीन के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इनकी वैल्यू याद रखनी है। अगर अपन बात करें हाइड्रोजन के लिए तो 2.1 हो जाएगी, इसकी कार्बन की कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको इनकी वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है संयोजकता। सिंपल से संयोजकता है कि धातुओं के लिए अलग होता है और अधातुओं के लिए अलग होता है। क्या है संयोजकता की परिभाषा? अगर अपन बात करें तो संयोजन की क्षमता, संयोजन क्षमता यानी कि बंध बढ़ाने की जो क्षमता होती है, बंध बढ़ाने की क्षमता जो होती है वो याद रखना क्या होती है, संयोजकता होती है। आवर्त में 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। अब 0 किसकी होती है संयोजकता? अक्रिय गैसों के लिए। फिर है वर्ग में संयोजकता क्या रहती है बेटा? समान रहती है, क्योंकि एक ही वर्ग में जैसे पहला वर्ग है कौन सा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अगर अपन बात करें कि इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? एक ही है, और एक ही है, इसका मतलब सभी की संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है ना। धातुओं के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या होती है? संयोजकता होती है। और अधातुओं के लिए क्या होती है? 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। 8 में से कम करेंगे तो वही उसकी क्या हो जाएगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है धात्विक और अधात्विक गुण। सिंपल सा है, धात्विक गुण क्या होता है? त्यागने की प्रवृत्ति, और अधात्विक गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ठीक है ना। आवर्त में तो धात्विक गुण क्या होता है? घटता है, वर्ग में बढ़ता है, लेकिन अधात्विक गुण आवर्त में बढ़ता है और वर्ग में घटता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने। उसके बाद में बेटा जी विकर्ण संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, डायगोनल रिलेशनशिप। ये क्या कहता है कि दूसरे आवर्त के कुछ तत्व तीसरे आवर्त के अगले समूह के तत्वों के साथ गुणों में क्या दर्शाते हैं? समानता दर्शाते हैं। और वो समानता क्यों दर्शाते हैं? उसका कारण यह है कि समान परमाणु आकार और समान ध्रुवण क्षमता, या अपन इसको कह सकते हैं कि समान आयनिक विभव। आयनिक विभव, और आयनिक विभव जो होता है वो फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई का मतलब होता है चार्ज अपॉन साइज।
चार्ज अपॉन साइज, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा, समान रहती है, इसलिए अपन कहते हैं कि इनमें विकर्ण संबंध होता है। अब जैसे बात करें कि लिथियम है वो किसके साथ समानता दर्शाएगा, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन है वो सिलिकॉन के साथ। तो किस प्रकार से, तो देख सकते हो जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसके बाद में बेरिलियम के नीचे क्या आएगा, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो अपन कह सकते हैं कि जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरोन सिलिकॉन के साथ, कार्बन फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन सल्फर के साथ। तो ये अपना विकर्ण संबंध आते हैं मेन कि इनमें गुणों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। उसका कारण आपको पता होना चाहिए कि आयनिक विभव है वो क्या होता है बेटा, समान होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है उत्कृष्ट केस, बता दिया उत्कृष्ट केस क्या आता है, 18वें वर्ग में होती है और पूर्ण पूरित होते हैं। इसमें NH2NP6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, शून्य समूह भी कहते हैं, आयनन ऊर्जा उच्चतम होती है, रंगहीन और गंधहीन गैसें हैं। तो ये उत्कृष्ट गैसों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें हाइड्रोजन की विवादास्पद स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन की स्थिति है वो अभी भी निश्चित नहीं है। उसके दो कारण हैं, पहला कारण यह है कि क्षार धातुओं में वो समानता दर्शाता है, दूसरा हेलोजन के साथ समानता दर्शाता है, इसलिए इसकी स्थिति है वो नहीं है, निश्चित नहीं है बेटा, ठीक है। याद रखना क्षार धातुओं में समानता का क्या कारण है, क्षार धातुओं में समानता का कारण है कि इनका बाह्य विन्यास क्या होता है, NS1 होता है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, प्रबल अपचायिक गुण होते हैं। तो ये तीनों गुण कौन शो कर सकता है, हाइड्रोजन भी कर सकता है। हाइड्रोजन का भी +1 होता है और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, यह भी एक प्रकार से अपचायिक गुण प्रदर्शित करता है। हेलोजन से कैसे समानता दर्शाता है ये कि इसमें हाइड्रोजन में अधात्विक प्रकृति है, हाइड्रोजन भी है वो जैसे अक्रिय गैस, ये हेलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन द्विक परमाणु रूप में होते हैं, तो वैसे भी हाइड्रोजन भी रह सकता है। हाइड्रोजन है वो -1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा सकता है। कैसे, अगर ये -1 दर्शाएगा तो इसको अपन नाम क्या देते हैं बेटा, हाइड्राइड, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड, ठीक है। तो हाइड्राइड आपको ध्यान में रखना है कि ये -1, तो इसलिए कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का स्थान पूर्ण रूप से क्या नहीं है, तर्क संगत नहीं है, इसकी स्थिति निश्चित नहीं है बेटा, ठीक है। उसके बाद में आता है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या कि सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन, सबसे भारी तत्व कौन है, ओगनेसन, द्रव धातु कौन सी है, Hg, द्रव अधातु कौन सा है, ब्रोमीन, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मकता किसकी है, फ्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन लब्धि किसकी है, क्लोरीन की, न्यूनतम आयनन ऊर्जा किसकी है, सीजियम की, और पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। अगर आपसे यह पूछ ले धातु की जगह तत्व पूछ ले तब आपको आंसर कौन सा देना है, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से आपको इसमें वैल्यू याद रखनी है ना कि कौन कौन से इसमें पॉइंट है। तो इस तरीके से अपन ने जहां तक उसका मैंने पूरे टॉपिक को कवर किए हैं पीरियोडिक टेबल के, तो एक बार इसको रीडिंग करके आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में के कुछ MCQ वगैरह प्रत्येक चैप्टर के वो भी इसकी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।